वेलकम टू डिसेंट नेट अचीवर्स। सो कैसे सब लोग, आई होप सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। सो वेलकम इन टुडेज क्लास। माय नेम इज मुद्दसर अमीन। आई एम प्रेजेंटिंग हियर एमसीक्यू सीरीज रिगार्डिंग पेपर 1 यूजीसी नेट जेआर। ओके, सो यहाँ पे मैं पेपर 1 की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इस क्लास को आप मिस मत करिएगा, ठीक है। हाँ, सो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रिसर्च एप्टीट्यूड पे रहेगा, ठीक है। इस पे जितने भी एमसीक्यूज होंगे तो उनको हम कवर कर लेंगे, ठीक है। यस, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखते हैं हमारा टारगेट क्या रहता है। हम यहाँ पे कवर करते हैं सारे कंसेप्ट जो पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पे होते हैं। एक क्लास 2 बजे जो अभी होता है और एक क्लास 8 बजे होता है, ठीक है। सो हमारा मिशन क्या है, यूजीसी नेट जेआर को क्रैक करना। ओके, सो यूजीसी नेट जेआर पेपर 1 की क्लासेस हो रहे हैं, ठीक है। पेपर 1 खाली, ठीक है। सो थ्योरी एंड एमसीक्यू क्लास रहता है 2 बजे और मैथमेटिकल रीजनिंग क्लास रहता है 8 बजे, ठीक है। सो आप थ्योरी, कभी कभार थ्योरी होती है, कभी कभार एमसीक्यू क्लास होता है, जो जैसे आज एमसीक्यू क्लास है। और थ्योरी क्लास अभी हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी एग्जाम बाकी है, ठीक है। जो एग्जाम है, एग्जाम तक बीच बीच में चल सकता है कभी कभार थ्योरी भी, बट एमसीक्यू क्लास ज्यादा चलेगा, ठीक है। सो मैथमेटिकल रीजनिंग पे भी क्वेश्चंस हो रहे हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग पे सॉल्यूशन मिल रहा है आपको, ठीक है। तो वहां पे भी आपको कोई डाउट होगा, वहां पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सो आप इन दोनों क्लास को मिस मत करिएगा। अगर आपने इनको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आप मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लो, ठीक है। यस, सो जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बिफोर स्टार्टिंग आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल को प्रेस करके रखो ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन क्लास की मिल जाएगी। ओके, सब अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ओके, यस, बहुत अच्छा। वेरी गुड, तो सब शेयर कर लो। जिन्होंने ऑलरेडी शेयर करके रखा है वो थम्स अप करिए। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यू क्लास। आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वेरी गुड, थोड़ा सा रुकते हैं। So are you ready? Let's begin and let's get started. So let's start our today's MCQ series. ये आपके स्क्रीन में क्वेश्चन 1, इनको पढ़ लो और आंसर कर लो। All good research aims at, यानी जो गुड रिसर्च होते हैं उसका एम क्या होता है? बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए होती है। डेवलपिंग जनरलाइजेशंस, थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स, थ्योरीज प्रिंसिपल्स को डेवलप किया जाता है। सॉल्विंग रूटीन प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। आप आंसर करिए, तुरंत आंसर आना चाहिए आपका। वेरी गुड। देखो एक जगह लाइव चैट आ जाता है, वहां से आप आंसर कर सकते हैं लाइव चैट में, ठीक है। हाँ, जो जितने भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल को प्रेस करके रखो ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा है, क्लास देख रहे हैं, तो आप लाइक करिए, ठीक है। यस, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर आना चाहिए सबों का। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। डेवलपिंग जनरलाइजेशन, थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स, यानी जो भी गुड रिसर्च होती है उसका एम यही होता है कि इन्हें जनरलाइज हम करेंगे अपने रिजल्ट्स को, थ्योरीज डेवलप हो जाएंगी, प्रिंसिपल डेवलप हो जाएंगे। ओके, सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। सो चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। देखो अगर बाकी ऑप्शंस की तरफ बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी तो ये आएगा, बट हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे सॉल्विंग रूटीन प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये तीनों आ जाएंगे, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, सॉल्विंग रूटीन प्रॉब्लम्स, ये सारे इसमें छुपे हुए हैं, ठीक है। तो तभी बी पार्ट का करेक्ट आंसर आएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। A grand theory
जो ग्रीन थ्योरी होती है वो क्या होती है, एक्सप्लेन्स इंटररिलेशनशिप एमंग कंसेप्ट्स, जो कंसेप्ट होते हैं उनमें बीच में दिखाते हैं वो इंटररिलेशनशिप इज हाईली एब्स्ट्रैक्ट, मतलब एब्स्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। ब्रॉड एक्सप्लेनेशन ऑफ फिनोमिनन इन ए डिसिप्लिन, यानी उसमें एक्सप्लेनेशन मिलती है एक प्रोसेस की एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन में, ऑल द अबव ये सारे आ जाएंगे। आपके पास 30 सेकंड है, आप आंसर कर लो। बहुत अच्छा, सबों का आंसर आना चाहिए, वेरी गुड। क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और आंसर करिए, ठीक है। यस, ये टाइमर लगा हुआ है, टाइमर खत्म हो जाएगा, मैं आपको आंसर दिखाऊंगा। वेरी गुड। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सी पार्ट क्या है, ब्रॉड एक्सप्लेनेशन ऑफ फिनोमिनन इन अ डिसिप्लिन, एक प्रोसेस की, एक फिनोमिनन की एक्सप्लेनेशन जब होते हैं, ब्रॉडली इसको एक्सप्लेन किया जाता है एक खास डिसिप्लिन में, एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन में, ठीक है। तो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। ए थ्योरी इज डिफाइंड एज, थ्योरी को कैसे डिफाइन करेंगे, सेट ऑफ सिस्टमैटिकली रिलेटेड स्टेटमेंट्स, यानी सिस्टमैटिकली एक स्टेटमेंट्स जो होते हैं, क्या वो थ्योरी है। लॉ लाइक जनरलाइजेशन, एक लॉ होता है जैसे इसको जो हम जनरलाइज करते हैं। बोथ एंड बी डी नन ऑफ द अबव, सब आंसर कर लो। चलो आपके पास टाइम है, आप आंसर करिए। वेरी गुड। सो थ्योरी आपको बताना है कि थ्योरी को कैसे डिफाइन करते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। बोथ ए एंड बी दोनों डिफाइन करते हैं थ्योरी को कि सेट ऑफ सिस्टमैटिकली रिलेटेड स्टेटमेंट्स। कोई नहीं, अगर आपको गलत हो रहा है क्वेश्चंस, कोई बात नहीं, ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपको गलत नहीं होना चाहिए। तो ऐसे आप मेहनत करते रहो, ठीक है। यस, सो सी पार्ट क्या है, ए एंड बी सिस्टमैटिकली रिलेटेड स्टेटमेंट्स, यानी जो वेल डिफाइंड स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है। और इसमें एक सीक्वेंस होती है, सिस्टमैटिक वे होता है, दैट इज थ्योरी, ठीक है। लॉ लाइक जनरलाइजेशन, यानी उसमें एक पर्टिकुलर पॉलिसीज होती है, ठीक है। तो ये थ्योरी कहलाता है, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। चलते थोड़ा सा देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ ए थ्योरी इज एन आइडिया टू एक्सप्लेन समथिंग, यानी थ्योरी किसी को एक्सप्लेन करता है, किसी चीज को एक्सप्लेन करता है, या उसमें कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, गाइडिंग आइडियाज होते हैं, ठीक है। तो जैसे आइंस्टाइन आइडियाज अबाउट रिलेटिविटी थे कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दे दिया है, उसमें उसने अपने आइडियाज दे दिए उसमें, ठीक है। तो उनको प्रूव करके दिखाया है, दैट इज थ्योरी। सो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो है एवोल्यूशन की अगर की बात करेंगे, तो उसने उसमें थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो डार्विन की है, उसने क्या बताया है कि ह्यूमन लाइफ को उसने बताया है कि जो ह्यूमन लाइफ कैसी थी पहले, ठीक है। तो डार्विन की थ्योरी जिन्होंने पढ़ी होगी तो वो आप इसके एग्जांपल ले सकते हैं, वो थ्योरी है जिसको थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी कहते हैं, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। एपिस्टेमोलॉजी रेफर्स टू, एपिस्टेमोलॉजी जो है किसको कहते हैं, ए टर्म स्पेसिफिकली यूज्ड इन द सोशल साइंसेस, बी ए टर्म यूज्ड टू स्टडी द टाइप्स ऑफ डिजीजेस, सी एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ नॉलेज इन ए फील्ड ऑफ स्टडी, डी ए टाइप ऑफ इंटरवीविंग टेक्निक। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। बहुत अच्छा, आपका आंसर आना चाहिए इसी टाइमर में, जो अभी टाइमर लगा हुआ है इसी टाइमर में आपका आंसर आना चाहिए। एपिस्टेमोलॉजी को मतलब किसको कहते हैं ये बताना आपको। वेरी गुड। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सी पार्ट एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ नॉलेज इन फील्ड ऑफ स्टडी, यानी एक जिस फील्ड में हम मतलब काम कर रहे हैं या जिस फील्ड पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे जो नॉलेज होती है, यानी एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ नॉलेज, यानी जो नॉलेज एक्सेप्ट करने के लायक होगी, ठीक है, तो उसको एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। एपिस्टेमोलॉजी जो है ये नॉलेज के रिलेटेड है, जहां पे भी नॉलेज होगा वहां पे समझना ये एपिस्टेमोलॉजी है, ओके। तो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 5 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। ये 30 सेकंड जो आएगा, यही 30 सेकंड आपके लिए है। In every field, research pursues to promote systematic and gradual advancement of knowledge, but discoveries are rare. यानी जो भी फील्ड होता है, रिसर्च होती है, ये प्रमोट करते हैं सिस्टमैटिक एंड ग्रेजुअल एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज,
एक नॉलेज को डेवलप करता है, प्रमोट करता है, बट डिस्कवरीज आर रेयर, डिस्कवरीज कम होती है। ठीक है, अब आपको बताना यहाँ पे आंसर कौन आएगा, वो आप आंसर करिए। रिजल्ट इज ए कंटिन्यूअस क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन, थोड़ा सा मैं और टाइम दे दूंगा। रिजल्ट जो होती है वो क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन होती है, इसमें क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन होती है। इट इज नॉट कॉमन टू बी एबल टू थिंक बियॉन्ड ए ग्रुप्ड चैनल, यानी ये किसी और से ज्यादा ग्रो नहीं कर सकता है। ठीक है, इट इज नॉट कॉमन, ये हर एक के लिए कॉमन नहीं हो सकता। टू बी एबल टू थिंक, सोचना, बियॉन्ड ए ग्रुप्ड चैनल, यानी और भी मतलब कुछ नया प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, सस्टेन्ड एक्सपेरिमेंटल वर्क नीडेड फॉर डिस्कवरी इज नॉट इजीली फॉरथकमिंग, यानी जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम एक्सपेरिमेंटल वर्क कर रहे हैं, उसको जरूरत नहीं होती किसी, है ना, उसको जरूरत होती है डिस्कवरी की, बट ये इजी नहीं है। मोस्ट पीपल लैक द डेप्थ ऑफ नॉलेज नीडेड फॉर इट, बहुत लोगों को नॉलेज की नॉलेज नहीं होता है, डेप्थ नहीं जानते हैं वो, जो उसके लिए जरूरत होती है। चलो, सबका आंसर आना चाहिए। आई होप सबों ने आंसर किया है। So, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। डी पार्ट के मोस्ट पीपल लैक द डेप्थ ऑफ नॉलेज नीड फॉर इट, यानी जो भी नॉलेज के लिए जरूरत होती है वो बहुत सारे लोग ऐसे उनको ऐसी नॉलेज नहीं होती है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। मेटाफिजिक्स मींस, मेटाफिजिक्स का मतलब क्या है? ये आपके पास टाइमर जो लगा हुआ है, यही आपके लिए टाइम है, आप इसको आंसर करिए। ब्रांच ऑफ फिजिक्स, एक्सप्लोर द नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी, फिजिक्स ऑफ मेटल्स, फिजिक्स ऑफ वेदर। इजी क्वेश्चन है। देखो, सबको आप इनवाइट करिए, जितने भी है उनको इनवाइट करिए। ठीक है, यस, बहुत अच्छा, ऐसे आंसर कर लो। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। एक्सप्लोर द नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी, यानी अल्टीमेट रियलिटी, अल्टीमेट ट्रूथ जो है वो हम मेटाफिजिक्स में लाते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना आप। मेटाफिजिक्स आप याद रखना, रियलिटी बट अल्टीमेट रियलिटी। ठीक है, यस। तो डेफिनेशन ऑफ मेटाफिजिक्स क्या है कि यानी ये फील्ड ऑफ फिलॉसफी की एक ब्रांच है। ठीक है, जिसमें हम फोकस करते हैं हाउ रियलिटी एंड द यूनिवर्स बिगन, यानी ये दुनिया में जो चीजें आई है ये कैसे आ गई, इनके पीछे क्या रियलिटी है। ठीक है, तो ये मेटाफिजिक्स कहती है। ठीक है, सो इसके मेटाफिजिक्स की एग्जांपल है कि अगर हम गॉड की स्टडी करेंगे या बिग बैंग थ्योरी की स्टडी अगर हम करेंगे, ठीक है, इन बीच में जब हम स्टडी करेंगे तो यहाँ पे हम अल्टीमेट रियलिटी पे पहुंच जाते हैं, तो ये मेटाफिजिक्स कहलाता है। सो मेटाफिजिक्स एक वर्ड से आया, मेटाफिजिका, मेटाफिजिक ग्रीक वर्ड से आया है, मेटाफिजिका। सो आफ्टर द थिंग्स ऑफ नेचर, इसका मतलब क्या? मेटाफिजिका। सो इसका मतलब है आफ्टर द थिंग्स ऑफ नेचर। सो इसका मतलब है कि एक हमें आइडिया मिलता है या हमें एक रियलिटी मिलती है कि जो भी हम सोचते हैं, ठीक है, कि ये चीजें कैसे आ गई है, यूनिवर्स कैसे आ गया है, तो ये मेटाफिजिक्स कहलाता है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है वो आपको बताना है। यहाँ पे बताना आपको कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, वो आपको बताना है। रिसर्चर इज एक्सपेक्टेड टू बी वेल रेड पर्सन, वन रिसर्च यूज वर्क अनदर रिसर्च, ऑल रिसर्चर्स कंट्रीब्यूट एग्जिस्टिंग नॉलेज, अ गुड रिसर्चर इज अ नाइस पर्सन। ये आपको बताना है यहाँ पे कौन सा करेक्ट आएगा, वो आप आंसर कर लो। बहुत अच्छा। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। डी पार्ट क्या है? गुड रिसर्च इज अ नाइस पर्सन, है ना। करेक्ट नहीं बताना था, यानी करेक्ट कौन सा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। एक गुड रिसर्चर नाइस पर्सन नहीं हो सकता है, ठीक है, कभी क्रूअल भी हो सकता है, वो है ना। यस, सो जो गुड रिसर्चर होता है वो नाइस पर्सन हो सकता भी है ना, बट ये कहता है कि कौन सा करेक्ट नहीं, मतलब कभी कभार गुड रिसर्चर जो है वो नाइस पर्सन नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें अगर ईगो होगा, है ना, मेरी तरह अगर ईगो उसको होगा तो दैट मीन्स कि वो क्या करेगा, वो उस वक्त नाइस पर्सन नहीं कहलाता है। ठीक है, यस, सो ध्यान में रखिए आप, गुड रिसर्चर कभी नाइस पर्सन हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, हाँ, ये ध्यान में रखना।
तभी ये इनकरेक्ट है ना, इज नॉट करेक्ट, करेक्ट कौन सा नहीं है, तो ये वाला डी पार्ट। बाकी तो करेक्ट है। जो रिसर्चर होता है ये वेल रीड पर्सन होता है, ठीक है। वन रिसर्च, जिन्हें एक रिसर्च दूसरी को जन्म देती है, इसी तरह सारे रिसर्च जो होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं एग्जिस्टिंग नॉलेज में, ठीक है। सो ध्यान में रखना आप। तो चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। Which of the following is defined as a systematic method of evaluating statistical data based on the results of several independent studies of the same problem? यहाँ पे कौन डिफाइन करते हैं एक सिस्टमेटिक मेथड को जिसमें इवेल्युएट करते हैं स्टैटिस्टिकल डेटा को, और उसके बेस क्या होते हैं सेवरल इंडिपेंडेंट स्टडीज ऑफ द सेम प्रॉब्लम। कुछ इंडिपेंडेंट स्टडीज जो होते हैं उनसे हमें रिजल्ट निकल के आता है, ठीक है, एक प्रॉब्लम की। तो ये किस को डिफाइन करता है? ये फैक्टर एनालिसिस, मेटा एनालिसिस से सिस्टमेटिक एनालिसिस या नन ऑफ द अबव। हम क्या करते हैं, एक सिस्टमेटिक मेथड हम इवेल्युएट मतलब लेते हैं, तो फिर हम इवेल्युएट करते हैं एक डेटा को, फिर हम उसके रिजल्ट देखते हैं। कैसे? हम इंडिपेंडेंट स्टडीज लेते हैं किसी प्रॉब्लम की, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो होती है उसके इंडिपेंडेंट स्टडीज लेते हैं, वहां से हम मतलब रिजल्ट निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आंसर करना है। वेरी गुड, ऐसे आंसर कर लो सब, बहुत अच्छा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। मेटा एनालिसिस उसको बोलते हैं। मेटा एनालिसिस जब हम बहुत सारे रिसर्च पेपर्स लाते हैं, उसमें डेटा होता है, उसको हम इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम मतलब क्या करते हैं, उसमें एक सिस्टमेटिक मेथड अपनाते हैं, ठीक है, और फिर हम अपने रिजल्ट्स पे आ जाते हैं, तो उसको मेटा एनालिसिस कहते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 9 पे, इसको पढ़ो और आंसर कर लो। द क्वालिटी ऑफ ए रिसर्च स्टडी इज मेनली इवेल्युएट ऑन द बेसिस ऑफ, यानी जो रिसर्च स्टडी होती है उसकी क्वालिटी को हम कैसे इवेल्युएट करते हैं। ए द प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, यानी किस जगह पे पब्लिश हुई है। बी है द मैनर इन विच द रिकमेंडेशंस आर इम्प्लीमेंटेड, वो मैनर जिसमें रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट की गई होगी। द राइगर विद विच इट वाज कंडक्टेड, कैसे काम किया गया है। नन ऑफ द अबव, कोई नहीं इनमें से। चलो, बहुत अच्छा। ऐसे तुरंत आंसर आना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स अच्छे से आंसर करते हैं, पहले आंसर करते हैं। वेरी गुड, ऐसे आप भी आंसर करो। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा आप इसका आंसर करिए। बहुत अच्छा। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। राइगर विद विच इट वाज कंडक्टेड, यानी किस अंदाज से इसको किया गया है, ठीक है, इसमें टोन कैसा है, ठीक है, जो ये रिसर्च जो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसकी मेथोडोलॉजी क्या है, ठीक है, कितनी इफेक्टिव है ये, ठीक है। तो दैट इज द क्वालिटी ऑफ द रिसर्च विच वी कैन स्टडी। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। Which of the following description is true in context of defining theory? अगर हमें थ्योरी को डिफाइन करना होगा तो इसमें से आपको बताना ट्रू कौन सा है। An organized body of concepts and principles, एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी होते हैं concepts and principles की। We have tentative explanation that new data either support or do not support. Tentative explanations होती है एक नए डेटा की जो सपोर्ट करती है या नहीं सपोर्ट करती है। Say apt to drive further research, हम further research कर सकते हैं उसे none of the above। आप आंसर करिए। ऐसे सब का आंसर आना चाहिए और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ए पार्ट क्या है? एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, यानी एक ऑर्गेनाइजर बॉडी होती है किन की? प्रिंसिपल्स की, आइडियाज की या कॉन्सेप्ट्स की, ठीक है। तो उसको हम थ्योरी बोलते हैं। थ्योरी को ये वाला स्टेटमेंट एक्सप्लेन करता है कि यानी जो ऑर्गेनाइज्ड बॉडी होती है कंसेप्ट्स क्लियर करती है, प्रिंसिपल्स को क्लियर करती है, दैट इज थ्योरी। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। ऐसे टेंटेटिव एक्सप्लेनेशंस जो है आरएसए एक्सप्लेनेशंस वो नहीं आएगा। एप्ट टू ड्राइव फर्दर, जिस पे हम फर्दर रिसर्च कर सकते हैं, तो ये भी नहीं आएगा थ्योरी पे। थ्योरी जो बनेगी बन गई एक बार, ठीक है। हाँ, सो चलते क्वेश्चन 11 पे, इसको पढ़ लो और आंसर करो। आज 20 क्वेश्चन है टोटल। वन ऑफ द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक रिसर्च इज एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है रिसर्च का, वो कौन सा है? रेप्लिकेबिलिटी, जनरलाइजेबिलिटी या यूजेबिलिटी, डी है नन ऑफ द अबव। सबका आंसर होना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तुरंत आंसर करिए आप। यानी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक रिसर्च का वो कौन सा है? रेप्लिकेबिलिटी, जनरलाइजेबिलिटी, यूजेबिलिटी, इनमें से कोई नहीं। चलो 10 सेकंड जब रह जाएंगे तो इस टाइमर से तब मैं आपको आंसर दिखाऊंगा, तब तक आप आंसर करिए। चलो अब
दिखाऊंगा मैं इसका आंसर। सो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। जनरलाइजेबिलिटी ये एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है रिसर्च की कि जनरलाइज यानी जनरलाइज कैसे हम रिजल्ट्स को करते हैं। ओके, चलिए थोड़ा सा देखते हैं जनरलाइजेबिलिटी क्या होती है। यानी ये दिखाता है कि जो रिजल्ट्स होते हैं ना एक रिसर्च स्टडी की, तो वो कितने यूजफुल है, ठीक है, फॉर द ग्रुप ऑफ पीपल या सिचुएशन पे, जो हम सिचुएशन ले लिए उसके लिए कितनी यूजफुल रही है, वो रिजल्ट जो है वो कितने यूजफुल है, ठीक है, दैट इज जनरलाइजेबिलिटी। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, इसको पढ़ और आंसर कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द थ्योरी, थ्योरी के रिलेटेड कौन सा ट्रू है ये आपको बताना है। देखो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है थ्योरी के रिलेटेड, थ्योरी के रिलेटेड, थ्योरी क्या है, थ्योरी के रिलेटेड कौन सा ट्रू है, ठीक है। अब जो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना। आप आंसर करिए, उसके बाद मैं आपको आंसर दिखाता हूं। बहुत अच्छा, चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। हाँ, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। इट एक्सप्लेन्स द हाउ एंड व्हाई क्वेश्चंस, यानी थ्योरी जो होती है उसके रिलेटेड रूल में से कौन सा है, वो है ये थ्योरी जो एक्सप्लेन करते हैं हाउ मीन्स कैसे और व्हाई मीन्स क्यों, ये दो क्वेश्चंस को ये एक्सप्लेन करती है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। हाँ, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल को प्रेस करके रखिए ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। एन एम्पिरिसिस्ट बिलीव्स दैट, एक एम्पिरिसिस्ट जो है वो किस पे बिलीव करता है, ये आपको पता है। नेचुरल साइंस मेथड्स शुड नॉट बी अप्लाइड टू सोशल साइंस रिसर्च, नेचुरल साइंस मेथड जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते सोशल साइंस रिसर्च पे। सोशल साइंस मेथड्स कैन नॉट बी अप्लाइड इन नेचुरल साइंस, सोशल साइंस मेथड जो है उनको अप्लाई नहीं कर सकते हैं नेचुरल साइंस में। से नॉलेज इज एक्वायर्ड थ्रू आवर सेंसरी परसेप्शन, हम नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं अपने सेंसेस से, ठीक है, थिंकिंग से। सो नन ऑफ दैट, आपको बताना है कौन सा एम्पिरिसिस्ट बिलीव करता है। ओके, सो आई होप आप सब आंसर करोगे अच्छे से। चलो मैं इसमें से भी आपको 20 सेकंड देता हूं, आप आंसर करिए अच्छे से। देखो सोच समझ के आंसर करना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सी पार्ट क्या, नॉलेज इज एक्वायर्ड थ्रू आवर सेंसरी परसेप्शंस, यानी जो हम मेरे सेंसेस थ्रू हम नॉलेज को एक्सपेरियंस करते हैं, ठीक है, यानी एक्वायर करते हैं। जैसे हमारी परसेप्शंस है, हमारी थिंकिंग जो होती है, ठीक है, वो सेंसेस से हम काम लेते हैं तो हमारी नॉलेज गेन होती है, हमारे नॉलेज एक्वायर होती है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते थोड़ा सा देखते हैं। How do we actually know the things we know? People told us, some of them we read about, some of them and others we saw or felt of ourselves. This is at the heart of empiricism. यानी कुछ चीजें हम सीख लेते हैं, है ना, कुछ चीजों के बारे में हम सुनते हैं या कुछ चीजें हम खुद फील करते हैं, ठीक है। सो एक्चुअली हम कैसे जानते हैं इन चीजों के बारे में? सो दैट इज थ्रू सेंसेस, दैट इज एम्पिरिसिज्म, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। एम्पिरिसिस्ट अप्रोच जो है इसमें हम मतलब पूरे रियल वर्ल्ड की ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो हम किसी हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आ जाते हैं तो हम उनको लेते हैं, उनको फॉलो करते हैं, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 14 पे, इसको पढ़ो आंसर कर लो। व्हाट इज द पोजीशन हेल्ड बाय अ पॉजिटिविस्ट एज फार एज एक्वायरिंग नॉलेज इज कंसर्न्ड, यानी कौन सी पोजीशन ऐसी है जो पॉजिटिविस्ट ने ले ली है एज फार एज एक्वायरिंग नॉलेज इज कंसर्न्ड, अगर हम नॉलेज की बात करेंगे। ओके, सो आप सब आंसर करिए। आपका आंसर आना चाहिए इसी टाइमर में जो ये टाइमर लगा हुआ है। वेरी गुड, देखो ऐसे आंसर कर लो आप। जो भी एक जगह लाइव चैट आ जाता है वहां से आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। यस, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट। साइंटिफिक रिसर्च शुड बी बेस्ड ऑन वैल्यू फ्री एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन। जो साइंटिफिक रिसर्च होती है वो वैल्यू फ्री होती है, ठीक है। उसमें मतलब वो जो साइंटिफिक रिसर्च होती है एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन पे बेस होती है, एक्सपीरियंस पे बेस होती है, ठीक है। सो
सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 15 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। एंड ऑन्टोलॉजिकल क्वेश्चन यूजुअली अबाउट, अगर ऑन्टोलॉजिकल क्वेश्चन होंगे तो वो किस पे आधारित होते हैं? ए डायग्नोज ऑफ ए मेडिकल प्रॉब्लम, मेडिकल प्रॉब्लम को लेके उसको डायग्नोज करना। बी ए स्टडी ऑफ थिंग्स आउटसाइड आवरसेल्व्स एंड एक्सटर्नल रियलिटी, से यूज ऑफ क्वेश्चनियर्स और इंटरव्यूज इन प्रोजेक्ट। डी एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ नॉलेज। आप सब आंसर करिए, वेरी गुड। ऑन्टोलॉजिकल क्वेश्चन जो होते हैं ये किस पे आधारित होते हैं, ये आपको बताना है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट, स्टडी ऑफ थिंग्स आउटसाइड आवरसेल्व्स एंड एक्सटर्नल रियलिटी, यानी उन चीजों को स्टडी करना जो हमारे आउटसाइड है, यानी जिनको हम जानते नहीं हैं, ठीक है। आउटसाइड आवरसेल्व्स एंड एक्सटर्नल रियलिटी, यानी पूरे इस कायनात को स्टडी करना, तो दैट इज ऑन्टोलॉजी, दोज आर ऑन्टोलॉजिकल क्वेश्चंस, ठीक है। मेडिकल प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्वेश्चन इंटरव्यूज नहीं आएगी, ठीक है। या एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ नॉलेज, जो नॉलेज तो होती है एपिस्टेमोलॉजी, तो ऑन्टोलॉजिकल क्वेश्चन जो होते हैं जो यानी हमारे इर्द गिर्द और उससे भी बाहर जो है उसको स्टडी करना, दैट इज ऑन्टोलॉजिकल, दोज आर ऑन्टोलॉजिकल क्वेश्चंस, ओके। चलते क्वेश्चन 16 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। एन इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल इशू टू कंसीडर व्हाइल डिजाइनिंग ए रिसर्च प्रोजेक्ट इज, एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल इशू है जिसमें हम डिजाइन करते हैं रिसर्च प्रोजेक्ट को, ठीक है, कंसीडर करते हैं एक रिसर्च प्रोजेक्ट को। तो वो क्या, एन इंटरेस्टिंग थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, एक इंटरेस्टिंग थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, या ऐड टू नॉलेज ऑफ रिसर्चर ओनली। सी है अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड अदर रिसोर्सेज, डी है नन ऑफ द अबव। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करिए सब। थोड़ा सा देखते हैं, आई होप सबने आंसर किया है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड अदर रिसोर्सेज, यानी एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल इशू है जिसमें हम रिसर्च प्रोजेक्ट को डिजाइन करते हैं, ठीक है। वो कौन सा, यानी उसमें होता है एक पर्टिकुलर टाइम, अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड अदर रिसोर्सेज, बाकी रिसोर्सेज जो होते हैं वो वहां पे अवेलेबल होते हैं या टाइम भी अवेलेबल होता है, ओके। सो ये हमें देखना पड़ता है, प्रैक्टिकल इशू है, ठीक है। एक रिसर्च प्रोजेक्ट में कितना टाइम लगाना है, इसके लिए रिसोर्सेज क्या अवेलेबल है या नहीं है, तो ये भी देखना पड़ता है। चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे, इसको पढ़ो और आंसर कर लो। रिसर्चर डिजाइन्स एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हाउ वेरिएबल्स इंटरैक्ट टू इन्फ्लुएंस हाउ वेल चिल्ड्रन लर्न स्पेलिंग वर्ड्स। इन दिस केस द मेन पर्पस ऑफ द स्टडी इज, यानी एक रिसर्चर डिजाइन करता है एक एक्सपेरिमेंट, उसमें वो टेस्ट करता है वेरिएबल्स कि कैसे वेरिएबल इंटरैक्ट करते हैं बच्चे की जो स्पेलिंग होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए। और इसके लिए एक मेन पर्पस है रिसर्च स्टडी का, तो वो कौन सा, एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्शन, इन्फ्लुएंस, प्रेडिक्शन। आप आंसर करिए, वेरी गुड, ऐसे आंसर आना चाहिए। थोड़ा सा मैं और 10 सेकंड दे दूंगा, आप आंसर करिए। इस टाइमर से मैं 10 सेकंड दे दूंगा। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट इज कर, यहाँ नीचे डी पार्ट है, तो डी पार्ट से करेक्ट आंसर प्रेडिक्शन होती है कि हम प्रेडिक्ट करते हैं उसको, ठीक है। जब एक रिसर्चर डिजाइन करता है एक्सपेरिमेंट को जिसमें टेस्ट करता है कि जो वेरिएबल्स है वो कैसे इंटरेक्ट करेंगे, कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे, बच्चे की स्पेलिंग जो है वो इम्प्रूव हो जाए, ठीक है। सो मेन पर्पस इस स्टडी का है प्रेडिक्ट करना, ओके। चलते क्वेश्चन 18 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। Which of the following research specifically requires objectivity to discover facts and causes from the data gathered for the purpose, यानी कौन सा ऐसी रिसर्च है जिसकी जरूरत पड़ती है ऑब्जेक्टिविटी टू डिस्कवर फैक्ट्स, यानी एक ऑब्जेक्टिव की जरूरत पड़ती है कि हम फैक्ट्स को डिस्कवर करें, एंड कॉजेस फ्रॉम द डेटा गैदर्ड फॉर द पर्पस, और हम डेटा को इकट्ठा करते हैं खास मुद्दे के लिए, ठीक है। सो ए क्वांटिटेटिव रिसर्च, बी है फंडामेंटल रिसर्च, सी है क्वालिटेटिव रिसर्च, डी है एक्शन रिसर्च। चलो आप सब आंसर करिए। सबको आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट क्या है, क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं उसको, ठीक है, जिसमें डिस्कवर फैक्ट्स और
डेटा जिसमें होता है ना, जो नंबर के शेप में होगा डेटा, तो वहां पे क्वांटिटेटिव रिसर्च को बोलते हैं। ठीक है, फंडामेंटल रिसर्च जो न्यू नॉलेज होगी। क्वालिटेटिव रिसर्च होती है जिसमें हम फिगर्स को लेते हैं, टेक्स्ट को लेते हैं, ठीक है, स्टोरीज को लेते हैं, दोज बिकम्स क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, कल्चर को स्टडी करते हैं। एक्शन रिसर्च होती है जो एक इमीडिएट प्रॉब्लम होती है उसको हम स्टडी करते हैं, दैट इज एक्शन रिसर्च। ओके, तो चलते क्वेश्चन 9-3 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो पहले, उसके बाद आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, द इंपॉर्टेंट प्रीरेक्विजिट्स ऑफ रिसर्च इन साइंसेज, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज आर, यानी एक इंपॉर्टेंट प्रीरेक्विजिट्स क्या होते हैं रिसर्च की जो साइंस में है या सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज में। Laboratory skills, record, supervisor and topic, base supervisor, topic, critical analysis and patience, see archive, supervisor, topic and flexibility in thinking, date, topic, supervisor, good temperament and preconceived notion। सब आंसर करिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ऐसे आंसर कर लो। इसके रिलेटेड मैं आपको थोड़े से और 10 सेकंड दे दूंगा इसमें से। ठीक है, 10 सेकंड जब रहेंगे तब मैं आपको आंसर दिखाऊंगा। वेरी गुड, अच्छे से आप आंसर करिए, अच्छे से पढ़िए। चलो मैं पूरा टाइमर आपको दे दूंगा इसमें से। ठीक है, यस, देखो तुक्का करने की जरूरत नहीं, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, तो आई होप सबों ने आंसर किया है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सुपरवाइजर, टॉपिक, क्रिटिकल एनालिसिस एंड पेशेंस जो है ये इंपॉर्टेंट प्रीरेक्विजिट्स माने जाते हैं, चाहे साइंस में, चाहे सोशल साइंस में या ह्यूमैनिटीज में। ठीक है, सुपरवाइजर की जरूरत होती है, टॉपिक की जरूरत है, क्रिटिकल एनालिसिस और पेशेंस की जरूरत होती है। जितने पेशेंस होगी उतना अच्छा काम हो जाएगा। ठीक है, सो करेक्ट आंसर जो है वो सुपरवाइजर, टॉपिक, क्रिटिकल एनालिसिस को देखने की जरूरत। अगर इसको देखना है आपको तो आप इसको पीडीएफ में देखिए, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, अगर आप व्हाट्सएप पे कंटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये इसका हिंदी पार्ट है, इसको आप खुद पढ़िए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे, इसको आप अच्छे से देखिए और आंसर करिए। द टर्म एसोसिएटेड विद द थ्योरी एंड द मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ ह्यूमन एक्शन इन सोशल साइंस इज, वो टर्म जो रिलेटेड है एक थ्योरी के साथ होती है और एक मेथड के साथ, जो इंटरप्रिटेशन ह्यूमन एक्शन सोशल साइंस के साथ एक मेथड है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? थियोलॉजी, हेरमेनेटिक्स, ऑन्टोलॉजी, नन ऑफ द अबव। सब आंसर कर ले, वेरी गुड। देखो एक टर्म है जो किसके साथ रिलेटेड है? थ्योरी के साथ। एंड द मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ ह्यूमन एक्शन, जो दिखाता है ह्यूमन एक्शंस की, मतलब मेथड दिखाता है ह्यूमन एक्शन। ठीक है, किसमें? सोशल साइंसेज में। ठीक है, ये डिसिप्लिन जो है सोशल साइंस है। तो आप सब आंसर करिए, वेरी गुड। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करिए सब। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, हेर्मेनोटिक्स। ठीक है, हेर्मेनोटिक्स, तो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो ये थे आज के टॉप 20 एमसीक्यूज। ठीक है, ऐसे आप डेली अटेंड करिए, इसको 2 बजे क्लास होता है। ठीक है, सो थोड़ा सा इसको देखते हैं। हेर्मेनोटिक्स क्या होते हैं? इसमें 2 लीडिंग कंसेप्ट्स होते हैं, जिसमें अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन होती है, और इसको अकॉर्डिंगली हम लेते हैं। इसमें 2 पार्ट्स, एक होता है थ्योरी और एट लीस्ट ए कंसेप्शन ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड मेथोडोलॉजी ऑफ इंटरप्रिटेशन। सो ये 2 होते हैं हेर्मेनोटिक्स में। सो इसको आप हिंदी देख सकते हैं। थियोलॉजी होती है स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ गॉड एंड रिलीजियस बिलीफ। थियोलॉजी हम कहते हैं कि नहीं, जब हम रिलीजियस बिलीफ और गॉड की स्टडी करेंगे। ठीक है, सो थियोलॉजी वो है। ऑन्टोलॉजी है यानी बियॉन्ड मेटाफिजिक्स, जब ये एक ब्रांच है मेटाफिजिक्स की, जिसमें हम एग्जिस्टेंस दिखाते हैं। ठीक है, कि जो बीइंग है या ऑर्गेनिज्म जो है या ह्यूमन है, इसकी एग्जिस्टेंस कैसे हुई है। ठीक है, सो ये भी मतलब नेचर ऑफ बीइंग पे स्टडी करती है। ठीक है, ऑन्टोलॉजी। सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। सो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको लिंक दे देंगे, वहां पे आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल को प्रेस करके रखो, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, सो अपना फीडबैक दे दीजिए कमेंट सेक्शन में, आपका फीडबैक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो
उस फीडबैक के लिए मतलब हमें वेट रहता है कि आप फीडबैक दे दोगे, ठीक है, क्योंकि आपका फीडबैक जो है वो इम्पोर्टेंट है, वैल्यूएबल है, ठीक है। सो अगर आपका कोई प्रश्न हो, कोई क्वेश्चन होगा, ठीक है, उसको हम अटेंड कर लेंगे। देखो कल जो क्वेश्चन हुए थे टेलीग्राम चैनल पे, एक एमसीक्यू सेशन होता है 10 बजे, ठीक है, रात के 10 बजे होता है वो सेशन। सो वहां से एक क्वेश्चन था कि यानी कैंसर काजिंग उसमें एक बताना था, तो वहां पे पेस्टिसाइड से ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये एक ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन कैसे होंगे। देखो अगर हम कल की बात करेंगे वहां पे था पेस्टिसाइड्स, ठीक है, हाँ, जो पेस्टिसाइड्स था तो पेस्टिसाइड्स में से उसका ऑप्शन था वहां पे, ठीक है, हाँ, तो ओजोन, लेड, पेस्टिसाइड्स, मरकरी, जो पेस्टिसाइड्स है इससे यानी कैंसर हो सकता है इन ह्यूमंस, ठीक है। देखो ओजोन से नहीं हो सकता है, ठीक है, ओजोन एक गैस है, ठीक है, हाँ, ये ओजोन जो है, ओजोन लेयर जो है, ओजोन लेयर जो बना हुआ है, अगर वो खत्म हो जाएगा फिर वहां से मतलब होल्स बन जाएंगे उसमें, तो वहां से सन रेज आ सकते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज सन से आ सकते हैं, वो उन होलों से आ सकते हैं, तो फिर ह्यूमंस के स्किन में कैंसर हो सकता है, ठीक है। बट जो ओजोन लेयर है या ओजोन गैस है उससे कैंसर नहीं हो सकता, या लेड से या मरकरी से नहीं हो सकता है। पेस्टिसाइड जो है अगर ह्यूमंस वो यूज करेंगे तो उससे कैंसर हो सकता है, ओके। सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। सो ये क्वेश्चन था कल जो टेलीग्राम चैनल पे हुआ था, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हुए थे। सो ये आप ध्यान में रखिएगा, आप खुद भी चेक करिए, है ना, गूगल बाबा जो है, गूगल बाबा पे आप खुद चेक कर सकते हैं, है ना, यस। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम की सीरीज में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।